हेलो लर्नर्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए इस बार एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है समग्र एवं न्यादर्श विधि, यानी कि सेंसस एवं सैंपल मेथड। इसमें हम बात करेंगे पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखा है कि जून 2024 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समग्र अनुसंधान और न्यादर्श अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना था। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये 8 मार्क्स का आपसे पूछा गया था। इसी में अगर आप जून 2024 में देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि समग्र विधि के गुण दोषों के बारे में चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 का, तो इसमें आपसे समग्र के बारे में पूछा गया है, इसके प्रमुख प्रकार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो आंकड़ों को संकलन की विधियां हैं, जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो ये मुख्य रूप से हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो व्याप्ति के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्याप्ति के आधार पर, अगली वीडियो में हम स्रोत के आधार पर इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो व्याप्ति के आधार पर जो अनुसंधान करता है, जब आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो उस क्षेत्र की अगर आप सारी इकाइयों को लेते हैं तो ये विधि आपकी कहलाती है समग्र विधि। और यदि आप उस क्षेत्र की कुछ इकाइयों को लेकर अपना अध्ययन करते हैं तो ये विधि आपकी कहलाती है न्यादर्श विधि। चलिए इसको एक थोड़ा सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पूरे किसी क्षेत्र की सभी इकाइयों का, मान लीजिए ये आपका एक क्षेत्र है, इसकी सारी इकाइयों के से आप जानकारी या कुछ तथ्य इकट्ठा करते हैं, जब आप सारी इकाइयों को लेते हैं और इसके बेस पे आप अनुसंधान करते हैं तो ये हमारी समग्र या जनसंख्या विधि कहलाती है। और यदि आप पूरे क्षेत्र में से कुछ लोगों में से आप जानकारी या तथ्य इकट्ठा करते हैं और इसे हम न्यादर्श विधि कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि न्यादर्श विधि क्या है और समग्र विधि क्या होती है। तो किसी अनुसंधान की प्रक्रिया में जब हम सभी इकाइयों को शामिल करते हैं और आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और इसके आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो विधि कहलाती है हमारी समग्र विधि। जैसे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना, तो इसमें क्या होता है कि भारत में जितने भी हमारी इकाइयां हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति और परिवार, तो इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। तो इसमें हम सभी लोगों को सम्मिलित करते हैं, तो ये हमारी समग्र विधि कहलाती है। तो जो समग्र विधि है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इस विधि का प्रयोग केवल ऐसे अनुसंधान में किया जाता है जहां क्षेत्र सीमित हो। दूसरा, इसमें हमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो। तीसरा, इसमें आपको निष्कर्षों में जो है वो अधिक सटीकता की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समग्र विधि का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं समग्र विधि के कुछ गुणों की। तो समग्र विधि का पहला गुण है कि इससे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। इनसे प्राप्त निष्कर्षों पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समग्र है इसकी प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो हमारे अनुसंधान के जो क्षेत्र हैं इसकी प्रत्येक इकाई से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और इससे अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर शुद्ध और विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। समग्र विधि का जो दूसरा गुण है वो ये है कि इस विधि से हमें विस्तृत सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी देश में जब हम जनगणना करते हैं तो इससे आपको उस देश में कुल कितने व्यक्ति रह रहे हैं इनकी कुल संख्या आपको पता चल जाती है। लेकिन जनगणना के साथ साथ उनकी आयु क्या है, उनकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, वे कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं, उनकी आय कितनी है, उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आदि प्रकार की जानकारी भी हमें जो है वो प्राप्त हो जाती है। समग्र विधि का जो तीसरा गुण है वो ये है कि जब आपके पास इकाइयां जो होती हैं समग्र की, इनके जो भिन्न भिन्न विशेषताएं वाली होती हैं, यानी कि ये अलग अलग जब इनकी विशेषताएं होती हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, समग्र विधि उपयुक्त होती है। और इसका जो क्षेत्र है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सीमित क्षेत्र हो तो समग्र विधि क्या है, ये उपयुक्त होती है। अब हम इसके कुछ दोषों की बात करते हैं। समग्र विधि के जो पहला दोष है वो ये है कि ये बहुत ही खर्चीली विधि है।
क्यों? क्योंकि इसमें आपको सभी इकाइयों के पास जाकर आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, जिसमें आपको धन और समय की अधिक आवश्यकता होती है। इसी वजह से ये अधिकतर या तो कोई संस्था कराती है या सरकार के स्तर पर इस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। जैसे भारत की जनगणना का हमने अभी उदाहरण लिया था, वो भी सरकार द्वारा ही कराया जाता है। समग्र विधि का जो दूसरा दोष है वो ये है कि इसमें आपको अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रत्येक इकाई के पास जाके, आपको जो समग्र का क्षेत्र है इसकी प्रत्येक इकाई के पास जाके आपको एक आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं। अधिक आंकड़े होने के कारण आपको निष्कर्ष निकालने में भी अधिक समय लगता है। तो आप एक एक इकाई के पास जाएंगे, उनसे जानकारी एकत्रित करेंगे, तो इसमें आपको क्या अधिक समय लगेगा। और जब आपके पास अधिक आंकड़े होंगे तो इसके कारण आपको जब निष्कर्ष, आप रिजल्ट कुछ निकालना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको क्या लगता है, अधिक समय लगता है। तीसरा जो समग्र विधि का दोष है वो ये है कि ये कुछ परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग कर पाना असंभव हो जाता है। पहला, जब अनुसंधान का क्षेत्र असीमित हो, जब आपको कोई जानकारी ना हो, तो आपको इस विधि का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर समग्र की जो प्रकृति है वो कुछ ऐसी हो जिससे जब आप अनुसंधान करें तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक तालाब में ये पता करना है कि उस तालाब में कितना पानी है, यानी कि जल की मात्रा कितनी है। तो आपने क्या करा, उस तालाब से जल निकालना बाहर शुरू कर दिया। आप बाल्टी लेके आए, आपने उस पानी निकालना शुरू कर दिया। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, तालाब का पूरा पानी खत्म हो जाएगा और तालाब का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। वो ऐसा है कि आपने एक ने कहा कि पेड़ में पत्ते गिनने शुरू करे आपने, तो आपने क्या करा, एक एक पत्ता तोड़ के शुरू करा कि हम गिनना शुरू करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पत्तों की संख्या तो पता चल जाएगी, लेकिन क्या होगा, पेड़ में पत्ते ही नहीं रहेंगे। तो इस विधि का जो है वो कुछ परिस्थितियों में जो प्रयोग होता है वो असंभव हो जाता है। अब बात करते हैं न्यादर्श विधि की, यानी कि सैंपल मेथड की। तो जब आप अनुसंधान कर रहे होते हैं तो अनुसंधान की प्रक्रिया में जब आपका जो क्षेत्र होता है इसमें आप संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन न करके कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करते हैं। इसके आधार पर आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उन एकत्रित आंकड़ों से आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, हमारी न्यादर्श विधि कहलाती है। इसको एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अपना ब्लड ग्रुप पता करना है, तो डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, पूरे शरीर से पूरा खून नहीं निकालता है। वो क्या करेगा, आपके उस शरीर में से कुछ बूंदें निकालेगा और उसके आधार पर क्या कर देगा, वो आपसे कहेगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है सैंपल मेथड का या न्यादर्श विधि का। बात करें न्यादर्श विधि के कुछ गुणों की, तो सबसे पहला इसका ये गुण है कि ये विधि क्या होती है, कम खर्चीली होती है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें जो आंकड़े होते हैं इसके एक हिस्से का ही अध्ययन करना होता है, यानी कि आपको संपूर्ण इकाइयाँ यानी कि सारी इकाइयों के बारे में जानकारी न एकत्रित करके उसके कुछ हिस्से का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कम धन लगता है। दूसरा इसमें जो गुण है वो ये है कि इसमें समय और श्रम की क्या होती है, बचत होती है। क्यों? क्योंकि आपको केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को अध्ययन करना होता है, तो इसलिए इसमें समय भी बचता है और आपको जो मेहनत करनी होती है यानी कि आपको जो श्रम करना है उसकी भी क्या होती है, बचत होती है। तीसरा गुण इसका ये है कि इसमें इकाइयों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से आप क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या विस्तृत जांच कर सकते हैं। कि जब आपको किसी अनुसंधान में विस्तृत जांच करने की आपको आवश्यकता हो तो आपको न्यादर्श विधि अपनानी चाहिए। चौथा जो है वो ये है इस विधि का गुण कि ये सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि ये छोटे आकार की होती है। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो ये अनुसंधानकर्ता के लिए इस विधि का प्रयोग करना क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। न्यादर्श विधि का जो पांचवा गुण है वो ये है कि विशेष अनुसंधान में ये एकमात्र विधि होती है। यानी कि जब आपको कुछ विशेष अनुसंधान करने होते हैं तो उसमें केवल न्यादर्श विधि ही उपयुक्त होती है। तो अनुसंधान के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां समग्र विधि से क्या है, अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। तो उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, केवल न्यादर्श विधि ही उपयुक्त करते हैं। जैसे अभी हमने
समग्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि जब समग्र की इकाइयों की प्रकृति क्या होती है, नाशवान होने की होती है, या उससे क्या होता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी विधि में केवल न्यादर्श विधि ही क्या होती है, संभव होती है। अब हम बात करेंगे न्यादर्श विधि के कुछ दोषों की। तो जो इसका पहला दोष है वो ये है कि इससे प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उनमें क्या होती है, कम सटीकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम न्यादर्श विधि लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल कुछ चयनित इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो जब हम कुछ ही इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो निष्कर्ष होते हैं उसमें क्या होती है, सटीकता में कमी आ जाती है। दूसरा इसका जो दोष है वो ये है कि इससे हमें क्या होते हैं, भ्रामक निष्कर्ष मिल सकते हैं। यदि आप क्या करेंगे, न्यायादर्श का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, यानी कि आपको अगर सैंपल लेने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो इसके आधार पर आपको रिजल्ट भी खराब मिलेंगे। तो इसीलिए जब आपको न्यायादर्श का चुनाव करना होता है तो आपको विशेष प्रकार की सावधानियां अपनाने की आवश्यकता होती है। तो न्यायादर्श विधि का जो तीसरा दोष है वो ये है कि इसमें आपको क्या होती है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि जब आप सैंपल लेते हैं किसी चीज़ का तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए कि आपको सही सैंपल लेना है, आना चाहिए। दूसरा, उस सैंपल से जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है, आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये एक क्या है, जटिल विधि है। यानी कि जब न्यायादर्श विधि आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसका जो चौथा दोष वो है वो ये है कि मान लीजिए समग्र का आकार जो है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है और उसमें से आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये असंभव हो जाता है वहाँ पे न्यादर्श निकालना। यानी कि जब हमारा जो समग्र का आकार है वो क्या है, छोटा सा है, तो इसमें से आप क्या सैंपल लेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, हमारा इस समय पे न्यादर्श लेना हमारा संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेबल बनाई है जिसमें क्या है, यहाँ पे आपको प्रकार दिए हैं और यहाँ पे समग्र विधि और न्यायादर्श विधि के बारे में आपको प्रमुख बातें जो आपको याद करनी है पेपर में वो दे रखी है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है जांच का स्वरूप। तो जो समग्र विधि है इसमें हम सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और जो न्यायादर्श विधि है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चयनित इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें समय की तो समग्र विधि जो है इसमें अधिक समय लगता है क्योंकि हमें सारी इकाइयों का अध्ययन करना होता है, और वहीं न्यायादर्श विधि में क्या है, कम समय लगना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चयनित इकाइयां हैं इन्हीं का केवल हमने क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। बात करते हैं लागत की। जब आप सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो इसकी वजह से क्या होती है, आपकी लागत भी अधिक आती है, और न्यायादर्श विधि में आपकी इकाइयां कम हैं तो इसकी वजह से आपकी लागत भी क्या होती है, कम आती है। बात करें अगर शुद्धता के स्तर की तो समग्र विधि जो होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक इकाई को लेकर अध्ययन करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे आंकड़े होते हैं या जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, अधिक शुद्ध होता है। ये जो है रिजल्ट समग्र विधि में ये अधिक शुद्ध होता है। और वहीं अगर हम बात करें न्यायादर्श विधि में, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इकाइयों को चयन करते हैं और उन्हीं चयनित इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो शुद्धता का स्तर है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करते हैं अध्ययन के आधार पर, तो समग्र विधि में अध्ययन जो है वो निश्चितता के आधार पर किया जाता है, जबकि न्यायादर्श विधि में अध्ययन केवल संभावना के आधार पर किया जाता है। अगर हम इसमें उपयुक्तता की बात करते हैं तो समग्र विधि वहाँ उपयुक्त होती है, यानी कि सुइटेबल होती है, जहाँ पर क्या होता है, हमारा अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, समग्र विधि उपयोग करते हैं। दूसरा, यदि आपको जानकारी एकत्रित करने की संवेदनशीलता और उसमें क्या है, सटीक आपको आंसर चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, इसकी आवश्यकता हो तो हम समग्र विधि उपयोग करते हैं। दूसरा, न्यायादर्श विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपका क्षेत्र जो है वो विस्तृत अथवा व्यापक हो, यानी कि जब आपका एरिया बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, न्यायादर्श विधि का उपयोग करते हैं। या यहाँ पे हमारी इकाइयाँ जो हैं वो क्या होती हैं, होमोजीनियस होती हैं या वो नाशवान हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल लेके काम चलाते हैं।
तो यहाँ पे आपको फाइनल टेबल दे रखी है एक आपको समरी जैसे में, ताकि आप आसानी से याद करें कि समग्र विधि के यहाँ पे गुण और समग्र विधि के दोष। और ऐसी इस प्रकार से हमने न्यादर्श विधि के कुछ गुण दिए हैं और न्यादर्श विधि के कुछ दोष दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो हमारा समग्र विधि और न्यादर्श विधि है इसके गुण दोषों के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।